गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सदिशों का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे। एक तो द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, और नंबर दूसरा मैंने आपको बताया था त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। क्लियर बेटा? तो आज द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन और त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन के ऊपर कौन कौन से एग्जाम्पल है, किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा, पहला एग्जाम्पल कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल पूर्व से 30 डिग्री के कोण से उत्तर की ओर कार्य करता है। ठीक है। बल के पूर्वी व उत्तरी घटक ज्ञात कीजिए। तो बेटा, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन क्या होती है। तो बेटा, ये तो होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ। इस प्रकार से अपन डायरेक्शन लेकर चलते हैं। तो ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब वो क्या कह रहा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल पूर्व से 30 डिग्री के कोण पर। तो बेटा, ये द्विविमीय निर्देश तंत्र हो गया। तो ये वाई हो गया आपका, और ये क्या हो गया? एक्स। अब वो कह रहा है पूर्व से, यानी ईस्ट से। ये पूर्व से क्या हो गया? ईस्ट से, और 30 डिग्री के कोण पर। तो बेटा, ये हो गया 30 डिग्री का कोण। ये आपको दिया है 30 डिग्री का कोण। ठीक है। और एफ का वैल्यू दिया है 50 न्यूटन। ठीक है। तो 50 न्यूटन का बल है जो पूर्व से 30 डिग्री के कोण पर है। अच्छा, उत्तर की ओर काम कर रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर काम कर रहा है। तो बल के पूर्व भी उत्तरी घटक ज्ञात कीजिए। अब ये बेटा, हम जानते हैं कि ये वाला घटक होता है, तो यदि इसको मैं दूंगा एफ एक्स, तो ये वाला घटक क्या होता है? एफ एक्स। और ये वाला घटक क्या होता है? एफ वाई। क्लियर? अब एफ वाई घटक निकालेंगे, एफ एक्स घटक निकालेंगे। तो एफ एक्स यानी पूर्वी घटक। तो बेटा, पूर्वी घटक क्या हो जाएगा? तो पूर्वी घटक अर्थात एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू मैंने बताया था एफ कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ कॉस थीटा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ कॉस थीटा। मैंने बोला था जिसके साथ में कोण बनता है वो वाला घटक होता है कॉस, और जिसके साथ में कोण नहीं बनता वो वाला घटक क्या होता है? साइन। तो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा? एफ कॉस थीटा। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना दिया है? 50। तो यहाँ पर अपन लिख दिया 50। फिर कॉस थीटा का वैल्यू दिया आपको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये पुट कर दिया। फिर 50 तो एज इट इज आ जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2। क्लियर? तो ये कितने टाइम? 25। तो आपका आंसर आ गया 25 इंटू अंडर रूट 3। तो आपके पास एफ एक्स का वैल्यू यानी पूर्व घटक आपके पास क्या गया? 25 अंडर रूट 3, और इसको न्यूटन ले सकते हो अपन, इसका मात्रक। क्लियर? तो ये तो आ गया आपके पास पूर्व घटक। फिर वो कह रहा है उत्तरी घटक ज्ञात कीजिए। अब उत्तरी घटक क्या ऐसे निकालेंगे? तो उत्तरी घटक क्या होता है? एफ बाई। तो एफ बाई इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा। क्या होता है? एफ साइन थीटा। एफ का वैल्यू कितना है? 50। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। क्लियर? तो 50 साइन 30 डिग्री, 50 एज इट इज चलेगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्लियर? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 25, और क्या आ गया? न्यूटन। तो एफ बाई इक्वल टू हो गया 25 न्यूटन। क्लियर? और जबकि आपके पास एफ एक्स इक्वल टू आ गया 25 अंडर रूट 3 न्यूटन। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। तो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है। तो वेक्टर ए इक्वल टू आपको क्या गिवन है? 5i कैप प्लस के 12j कैप का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं इस वाली क्वेश्चन की कंपेयर करता हूँ। देखो, वेक्टर ए, चूंकि वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये होता है बेटा। तो इससे मैं तुलना करता हूँ इसकी। तो आपके पास ए एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 5, और आपके पास ए वाई इक्वल टू कितना आ गया? 12। क्लियर? क्योंकि मैंने द्विविमीय निर्देश तंत्र में बताया था कि यदि वेक्टर ए को द्विविमीय निर्देश तंत्र में यदि वियोजित करते हैं तो उसके दो घटक ए एक्स तथा ए वाई प्राप्त होते हैं।
तो बेटा इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप। तो मैंने इससे इसका कंपेयर किया तो ए एक्स यानी घटक ए एक्स इक्वल टू आपके पास 5 आ गया और घटक ए बाई इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, क्यों एक इक्वल टू होता है आपके पास में अंडर रूड ए एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होता है ए बाई स्क्वायर। ये परिमाण का क्या होता है फॉर्मूला, कि जो भी आपके पास आई कैप और जे कैप के जो भी बगल में गुणांक है उनका स्क्वायर करेंगे और उनका क्या लेंगे अपन अंडर रूड। तो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूड में ए एक्स का वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए बाई का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा अंडर रूड 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो आपके पास कितना आएगा 169 और ये कितना होता है बेटा 13। ठीक है, तो आपके पास ए का परिमाण कितना आ गया 13। कोई मात्रक नहीं दिया हमें तो मात्रक यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये तो क्या गया ए का परिमाण। अब आपसे पूछ रहा है दिशा, किसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू ए बाई अपॉन में ए एक्स। द्विमीय निर्देश तंत्र में यही फॉर्मूला होता है दिशा ज्ञात करने का, tan थीटा इक्वल टू ए बाई अपॉन ए एक्स। तो आपके पास क्या जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बाई का वैल्यू कितना आपके पास बेटा, तो ए बाई का वैल्यू कितना है 12 अपॉन में इसका वैल्यू कितना है ए एक्स का 5, या फिर थीटा इक्वल टू आप ले सकते हो tan इनवर्स। अच्छा 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 होते हैं 2 पॉइंट और कितना आगे 2 बचे 5 का 20 2.4 और tan इनवर्स 2.4 की वैल्यू आपके पास होती है 67.5 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, यदि सीधी बात है आपके पास यदि इसका वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, ये भी सही है और यदि आता है तो ये भी सही है। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में, कि यदि किसी ने बोला कि सर यदि मैंने यहाँ तक छोड़ दिया एग्जाम में तो क्या सही है, बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर, तो यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी सही है और यहाँ तक लिख के आ जाओगे तब तो सही है ही। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार से मैंने परिमाण एवं दिशा ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत एक बल का ऊर्ध्वाधर घटक 200 न्यूटन है। अब बेटा द्विमीय निर्देश तंत्र दे रखा है, तो इस प्रकार से होता है द्विमीय निर्देश तंत्र। क्लियर, ये बाई एक्सिस होती है और ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये क्या है मूल बिंदु ओ। अब आपके पास इस प्रकार से कोई बल कार्यरत है एफ, मैंने मान लिया कोई बल कार्यरत है एफ, इसको ले सकते हैं वेक्टर एफ जो कि क्षैतिज से किसी थीटा कोण पर है। अब कह रहा है कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक 200 न्यूटन है, क्षैतिज से 30 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया है 30 डिग्री, और ये होता है एफ साइन थीटा, ये वाला घटक जिसे कहते हैं अपन ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक, और क्षैतिज घटक होता है एफ कॉस थीटा जिसे कहते हैं क्षैतिज घटक। तो ये तो होता है बेटा एफ एक्स और ये क्या होता है एफ वाई। क्लियर, ये तो एफ वाई होता है और ये क्या होता है एफ एक्स। एफ एक्स को बोलते हैं अपन क्षैतिज घटक और एफ वाई को बोलते हैं अपन लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। अब वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक यानी एफ साइन थीटा, तो आपको एफ साइन थीटा इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, तो एफ साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया है 200 न्यूटन। ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक 200 न्यूटन है, तो एफ साइन थीटा का वैल्यू दिया है 200 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है 200 न्यूटन है मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एफ का वैल्यू आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए, तो यानी एफ का वैल्यू निकालना है, तो एफ तो एज इट इज जाएगा साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 30 डिग्री इक्वल टू में क्या जाएगा आपके पास में 200 न्यूटन। आगे एफ साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू में क्या जाएगा आपके पास 200 न्यूटन। क्लियर, या इसको 2 को इधर लेके जाएंगे तो एफ इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 400 न्यूटन। तो बेटा आपके पास आरोपित बल का मान कितना आ गया 400 न्यूटन। कितना आ गया आपके पास 400 न्यूटन। यदि मैं एक और बात बता रहा हूँ, यदि आपसे पूछ लेता आप बताइए इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, तो क्षैतिज घटक यदि आपसे पूछ ले अर्थात एफ एक्स पूछ ले तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स यानी एफ का वैल्यू कितना है आपके पास 400, फिर कॉस कितना आएगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 400 एज इट इज आएगा, कॉस 30 का वैल्यू होता है अंडर रूड 3/2, तो ये 2 से कितने टाइम 200 बार, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 200 अंडर रूड 3।
तो ध्यान रखना, यदि आपसे क्षैतिज घटक भी पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में क्षैतिज घटक पूछा नहीं है, लेकिन मैंने आपको निकाल के बताया है। तो बेटा एक बार पुनः देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत बल F। तो क्षैतिज ये होता है और इससे 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत बल क्या है, F है। तो बल का ऊर्ध्वाधर घटक 200 न्यूटन है, यानी F sin थीटा इक्वल टू आपको कितना दिया है, 200 न्यूटन। तो आपसे आरोपित बल का मान बताइए। तो आरोपित बल का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये 400 आ गया। तो F का वैल्यू कितना आ गया, 400 न्यूटन। यदि आपसे पूछता है क्षैतिज घटक तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। तो तीसरा एग्जांपल क्या, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी कण के वेग के दो समकोणिक घटक में से एक 10 मीटर पर सेकंड की वेग की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेग का दूसरा घटक बताइए। क्लियर बेटा। तो दोबारा से आपको द्विविमीय निर्देश तंत्र दे रखा है इस प्रकार से। तो ये क्या है बेटा, द्विविमीय निर्देश तंत्र है। अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड की वेग की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बेटा ये कोई वेग दे रखा है, ठीक है। इसका ये वाला घटक होता है bx और ये वाला घटक क्या होता है by। तो ये वाला घटक तो हो गया by, जो कि होता है b sin थीटा, और ये वाला घटक होता है b cos थीटा। क्लियर। ये o, ये y और ये x। तो किसी कण के वेग के दो समकोणीय घटकों में से एक 10 मीटर पर सेकंड के वेग की दिशा से, तो वेग की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो वेग की दिशा से कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि तो वेग का दूसरा घटक ज्ञात कीजिए। अब वेग की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, मान लो वेग की दिशा ये हुई है, तो इससे ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो बेटा यदि ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेग का दूसरा घटक बताइए। तो किसी कण के वेग के दो समकोणीय घटकों में से एक घटक, तो बेटा यदि देखो 60 डिग्री का कोण इसके साथ में बन रहा है, तो मैंने बोला जिसके साथ में कोण बनता है वो क्या हो जाता है, कॉस। तो ध्यान रखना इस बार में ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए इधर सबसे पहले आपको दिया है बी कॉस थीटा। तो b cos थीटा इक्वल टू आपको दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो b cos थीटा इक्वल टू आपको दिया 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो b का मान आपको सबसे पहले b sin थीटा और b cos थीटा निकालना है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो b cos, अच्छा थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, इक्वल टू में 10 मीटर पर सेकेंड। तो b cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1/2। तो ये 1/2 आ गया और 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास b का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछना दूसरा घटक। तो बेटा b का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया, तो आप दूसरा घटक निकाल सकते हो। तो b sin थीटा होता है दूसरा घटक, तो b sin थीटा निकालोगे आप। तो b sin थीटा कैसे निकालेंगे, यानी b sin थीटा का मतलब हो गया bx। तो देखो इधर bx इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, 20 साइन 60 डिग्री। अच्छा 20 की जगह 20 आएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 10 √3। तो दूसरा घटक आपके पास क्या गया, bx इक्वल टू 10 √3। तो आपके पास दूसरा घटक आ गया bx इक्वल टू 10 √3, जबकि पहला घटक कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि आपको या तो परिमाण दिया हो या घटक दिए गए हो, या परिमाण पूछे या फिर घटक पूछे, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बेटा। तो ये तो है द्विविमीय निर्देश तंत्र के एग्जाम्पल। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है सदिशों का गुणनफल। और बेटा ध्यान रखना, सदिशों का गुणनफल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे लोकल चाहे लोकल एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन यानी सदिशों के गुणनफल के क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ किए जाते हैं। तो ध्यान से समझना सदिशों का गुणनफल किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, सदिशों का गुणनफल।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल बेटा दो प्रकार का होता है, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं सदिश। एक तो होता है सदिश और एक क्या होता है अदिश। तो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल को बोलते हैं अपन बिंदु गुणनफल। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नंबर दूसरा होता है सदिश गुणनफल। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले अदिश गुणनफल के बारे में। ध्यान रखना, सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सदिश गुणनफल और दूसरा होता है अदिश गुणनफल। तो हम बात करने वाले हैं आज अदिश गुणनफल के बारे में। अदिश गुणनफल को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहते हैं बिंदु गुणनफल या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल क्या होता है, विस्तार से बात करते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले बिंदु गुणनफल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। कि बेटा आपको दो वेक्टर दिए हैं, एक तो दिया है वेक्टर ए और आपको दूसरा दिया है वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर दिए आपको, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। और बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य में बनने वाला कोण कितना है? थीटा है। क्लियर? क्या है? थीटा है। तो आपको दो सदिश दिए, एक तो वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है, और वेक्टर ए और बी के मध्य में बनने वाला कोण आपको क्या दिया है? थीटा। तो बेटा इन दोनों का गुणनफल यानी अदिश गुणनफल, यानी वेक्टर ए डॉट लगाएंगे हमेशा, यही पहचान है। यदि आपको दो सदिशों के मध्य में यदि डॉट मिल जाता है तो अब समझ जाना अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट आपको दिया गया है। क्लियर बेटा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और क्या होता है? कॉस थीटा। एक तो ये होता है, या इसी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी और कॉस थीटा। तो चाहे आप, मैंने बताया था आपको, परिमाण होता है किसी भी सदिश का, चाहे उसको मोड के रूप में लिखे या डायरेक्टली उसे लिखे, बात एक ही है। तो बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल, डेफिनेशन बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना एक बार। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण परिमाण तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य बनने वाले कोण की कोज्जा, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? कोज्जा, एवं उनके मध्य बनने वाले कोण की कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य बनने वाले कोण की कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है, और इसको क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है? सदिश वेक्टर ए का परिमाण। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है? सदिश वेक्टर बी का परिमाण। और थीटा क्या है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य का कोण। क्लियर बेटा? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या? सदिश ए का परिमाण। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या? सदिश बी का परिमाण। और थीटा क्या? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य बनने वाला कोण। क्लियर? इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाला है। तो देखिए पुनः समीकरण 1 से, तो यदि मैं थीटा निकालना चाहूँ, यदि कब से आपसे पूछ लिया थीटा का वैल्यू, तो बेटा थीटा का वैल्यू की जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, या थीटा इक्वल टू
कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि यदि दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी और यदि उनके मध्य बनने वाला कोण क्या दे रखा है आपको, थीटा, तो बेटा उनका अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम ए बी कॉस थीटा। बात एक ही है, ए और बी, ये भी किसको बता रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी को। वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, मोड ऑफ वेक्टर बी क्या है, सदिश बी का परिमाण, और थीटा क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य बनने वाला कोण। यदि आपसे पूछ ले कि इन दोनों सदिशों के मध्य में बनने वाला कोण क्या है, उस स्थिति में क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में। तो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि जो अदिश गुणनफल होता है इसकी क्या क्या विशेषता होती है। यदि तो अदिश गुणनफल की विशेषता या अदिश गुणनफल की गुणधर्म, तो अदिश गुणनफल के क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद ही अपन एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर। तो देखिए अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल की क्या क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता अदिश गुणनफल की विशेषता है, तो पहली विशेषता क्या है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। अब बात आती है क्रम विनिमय के नियम क्या है, यानी क्रम विनिमय का नियम क्या है, तभी उसके बाद समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये पालन करता है। देखो बेटा क्रम विनिमय के नियम क्या कहता है कि यदि आपको दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यदि आपको दिया है तो आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्लियर। यदि आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी चाहे आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो, चाहे आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो, इन दोनों से मिलने वाला परिमाण हमेशा बराबर होता है। क्लियर आएगी बात समझ में। यानी इससे जो परिमाण मिलेगा, इससे भी जो परिमाण मिलेगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मैं ले सकता हूँ ए बी कॉस थीटा, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा। तो बेटा ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। ठीक है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। क्लियर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप। थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेते हैं। और आपको थीटा, इन दोनों के मध्य में कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहले देखो मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालता हूँ। तो मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मॉड ऑफ वेक्टर ए की। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, अच्छा आई का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, जे का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 5। चलो ठीक है, ये आपके पास आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी आपके पास कितना जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितने होते हैं 13, तो अंडर रूट 13। ये वेक्टर बी आपके पास आ गया।
तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास कितना आ जाएगा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना दिया? √5। मॉड ऑफ बी का मान कितना दिया है आपके पास में? √13 और कॉस कितना? 30 डिग्री। तो √5, ठीक है, √13 और कितना आ गया? कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर? ये तो आ गया आपके पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यदि आप निकालना चाहो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वो क्या आएगा आपके पास में? वेक्टर बी यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए और कॉस थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू कितना है? √13। मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? √5 और कॉस 30 डिग्री। तो √13 √5 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो आप क्या देख रहे हो? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय के नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्लियर बेटा? इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? तो बेटा दूसरी विशेषता क्या है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल बंटन के नियम का पालन करता है। अब बंटन का नियम क्या कहता है कि यदि आपको दे रखा है बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस प्रकार से आपको कोई इक्वेशन दी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप इसको ले सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये होता है बंटन का नियम। अर्थात इससे जो परिमाण प्राप्त होगा और इससे जो परिमाण प्राप्त होगा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कहता है बंटन का नियम। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपको दिया है तो आप उसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल बंटन के नियम का पालन करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसे समझेंगे। तो देखो कैसे समझेंगे कि वेक्टर ए की वैल्यू, मैंने वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास ले ली 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा वेक्टर बी का वैल्यू आपको ले लिया मैंने, वेक्टर बी का वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर सी का वैल्यू ले लिया मैंने 5i कैप प्लस 2j कैप। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को निकालते हैं। तो देखो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप। कोई प्रॉब्लम? फिर कोष्टक वेक्टर बी का वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर सी का वैल्यू दिया 5i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर? इधर देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप एज इट इज, फिर ब्रैकेट 3i कैप प्लस 5i कैप कितना होगा? 8i कैप 4 प्लस 2 6j कैप। क्लियर? अच्छा आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी कितने हो गए? 16। तो ये हो गए 16 और आई कैप डॉट आई कैप आपके पास आ गया। जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 और जे कैप डॉट जे कैप। आगे समझ जाओगे क्यों करते हैं। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो 16 प्लस जे कैप क्या होता है? 1। तो 16 प्लस 12 कितने हो गए? 28। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 28। चलो ठीक है, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। आप क्या निकालोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? 2i कैप प्लस 2j कैप। वेक्टर बी का वैल्यू कितना डॉट आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। फिर
फिर प्लस वेक्टर ए का वैल्यू कितना है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर डॉट वेक्टर सी का वैल्यू कितना है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अच्छा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और आई डॉट आपके पास क्या जाएगा आई कैप प्लस 2 को 4 से करेंगे तो 8 जे कैप डॉट जे कैप, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 4 जे कैप डॉट जे कैप। यहाँ पे 6 को आई डॉट आई कैप क्या होता है 1, ये आगे आ जाएगा बेटा डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, आई कैप क्या होता है 1 और ये भी क्या होता है 1 जे कैप डॉट, तो और 18, ठीक है 18 और 6 24 और 4 28, तो आपके पास ये भी कितना आ गया 28। तो समीकरण 2 भी कितना आ रहा है 28 आ रहा है और समीकरण 1 भी क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल बंटन के इनका पालन करता है। तो बेटा आज इस प्रकार से मैंने आपको 2 विशेषता बताई, आगे और भी विशेषताएं उनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।